नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और हमारी खास पेशकश के साथ आपके साथ मैं रश्मि गौरी। चुनाव में छत्तीसगढ़ में मुकाबला चौकीदार बनाम छोटा आदमी के बीच हो चला है। भाजपा के लिए जहां चेहरा चौकीदार नरेंद्र मोदी का है, तो कांग्रेस के लिए अब छोटा आदमी सीएम भूपेश बघेल, और इसके पीछे वजह बेहद साफ है। विधानसभा में करारी हार के बाद चौकीदार रमन सिंह का चेहरा धूमिल हो गया है, तो वहीं कांग्रेस की रिकॉर्ड जीत के साथ भूपेश बघेल नायक हो गए हैं। और इन सब के बीच पीएम नरेंद्र मोदी के चौकीदार बनने के बाद तमाम बीजेपी नेताओं में चौकीदार बनने की होड़ लग गई। तो वही कांग्रेस ने रमन सिंह के बयान के बाद भूपेश बघेल को छोटा आदमी बना दिया। अब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस के लिए छोटा आदमी एक सियासी हथियार बन गया है। हालांकि चौकीदार बनाम छोटा आदमी का नारा बीजेपी वालों को मीडिया की देन नजर आ रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि बीजेपी नेता और स्टार प्रचारक रमन सिंह खुद ही बयान देकर फंस गए हैं। ये और बात है कि रमन सिंह अब भूपेश बघेल को छोटा आदमी कहने से बच रहे हैं। अब सबकी निगाहें छत्तीसगढ़ में चौकीदार बनाम छोटा आदमी पर टिकी हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब नरेंद्र मोदी और भूपेश बघेल ही दोनों पार्टियों का चेहरा है। और ऐसे में इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे खास पेशकश चौकीदार बनाम छोटा आदमी में। तो वही पहले चरण में बस्तर की सीट पर मतदान के बाद छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव परवान चढ़ रहा है, और नरेंद्र मोदी के चौकीदार के जवाब में अब सीएम भूपेश बघेल ने छोटा आदमी को नया सियासी हथियार जो बना दिया है। छत्तीसगढ़ में मिली करारी हार के बाद लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने एक बार फिर विधानसभा की तरह ही पीएम नरेंद्र मोदी और योगी से लेकर तमाम स्टार प्रचारकों को झोंक दिया है। वहीं कांग्रेस अभी भी राहुल और प्रियंका का इंतजार कर रही है। पूरे देश की तरह छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी यानी चौकीदार के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। 3 बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी अब चुनावी पिक्चर से गायब हैं। बीजेपी जनता को केवल चौकीदार नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखा रही है। खुद रमन सिंह के बयान के बाद अब मुकाबला चौकीदार बनाम छोटा आदमी का हो गया है। रमन सिंह ने भूपेश बघेल को छोटा आदमी कहा था, हालांकि बाद में रमन सिंह ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। उन्होंने छोटे मन से काम नहीं होने की बात कही थी। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि रमन सिंह ने क्या कहा था। जहाँ तक सवाल है, छोटा आदमी शब्द किसी के लिए उपयोग करना ही नहीं है, न किया जाता और न किया गया। अटल जी की वो पंक्ति मैंने दोहराई थी कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। जब मुख्यमंत्री बने हैं तो मन छोटा नहीं हो, व्यक्ति कहाँ छोटा बड़ा होता है। रमन सिंह के छोटा आदमी वाले बयान को कांग्रेस ने तेजी से लपक लिया, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस के लिए सियासी हथियार बन गया है। ठीक उसी तरह से जैसे नरेंद्र मोदी ने गुजरात चुनाव के दौरान कांग्रेस के एक नेता की ओर से नीच शब्द कहे जाने के बाद सियासी हथियार बना लिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब हर सभाओं में खुद को छोटा आदमी बताकर बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सीएम बता रहे हैं कि वे छोटा आदमी हैं, किसान पुत्र हैं, माटी पुत्र हैं। एक छोटा आदमी ही आम आदमी के दर्द को समझ सकता है। जिन्होंने खुद को बड़ा आदमी समझने की कोशिश की, उनके अहंकार ने उन्हें हरा दिया। भूपेश बघेल ने तो ट्विटर हैंडल पर अपने नाम के आगे ही छोटा आदमी लिख लिया है। मैं किसान हूँ, तो मैं मुझे छोटे कहते, मैं छोटा ही रहना चाहता हूँ। यहाँ गरीब लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, उन्हें मुझे चुना है, तो मैं बड़ा नहीं होना चाहता, मैं छोटा ही रहना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव में सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। भाजपा अभी भी शायद अहंकार में नजर आ रही है और भूपेश बघेल को सिरे नकार रही है। बीजेपी को लगने लगा है कि मीडिया एजेंडा सेट कर चल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में चौकीदार बनाम छोटा आदमी की जंग दिलचस्प होती जा रही है। वैभव श्री पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। तो चौकीदार के बदले प्रचार में अब छोटा आदमी छा गया है। यहाँ पे सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने जिस तरह से छोटा आदमी कहा था, लेकिन उसके बाद
इसको सियासी हथियार यहाँ पे बना लिया है और अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर सीएम भूपेश बघेल और उनके तमाम फॉलोअर्स जो कांग्रेस पार्टी के हैं उन्होंने छोटा आदमी अपने नाम के आगे लगा लिया है। तो पहले चरण में बस्तर की सीट पर मतदान के बाद अब छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव वाकई में परवान चढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी के चौकीदार के जवाब में अब सीएम भूपेश बघेल ने छोटा आदमी को अब नया सियासी हथियार बना लिया। तो वाकई में इस बार का जो चुनाव है बेहद दिलचस्प है, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी पर कांग्रेस पार्टी और अन्य जो विपक्षी दल हैं वो लगातार मुखर होकर निशाना साध रहे हैं और चौकीदार चोर है कह रहे हैं, और उसी चौकीदार शब्द को जिस तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अपना हथियार बनाया और जिस तरह से यहाँ पे सियासी तंज कसते हुए रमन सिंह ने छोटे मन से काम नहीं होता और छोटा आदमी जैसे शब्दों का जिक्र किया था। हालांकि उन्होंने यू टर्न भी ले लिया और यू टर्न लेने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने अटल जी की पंक्तियों को इस संदर्भ में कहा था कि छोटे मन से काम नहीं होता। आप जिस पद पर हैं उसमें छोटे मन से काम नहीं होता, मन को बड़ा रखना होगा, तभी समाज और लोगों के हित में कार्य किए जाएंगे। यू टर्न लिया, उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया। हालांकि जब उन्होंने पहली बार जब छोटा आदमी से संबोधित किया था तो उसके बाद से ही प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज के आगे छोटा आदमी शब्द लिख लिया। और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ इस वक्त रायपुर स्टूडियो में मौजूद है। आइए तारुफ आपका करवा देते हैं। रमेश वाल्यानी जी हैं, कांग्रेस नेता हैं। वाल्यानी साहब बहुत स्वागत है आपका। बाबूलाल शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका। और स्वराज एक्सप्रेस ने बीजेपी को भी चर्चा के लिए बुलाया था, लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता इस चर्चा में शामिल होने के लिए नहीं आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हम लगातार उनसे कांटेक्ट कर रहे थे कि भाई आप आइए, अपना भी पक्ष रखिए, चर्चा में भाग लीजिए, लेकिन वहां से किसी ने भी आना मुनासिब नहीं समझा। आप खाली कुर्सी को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चर्चा में शामिल होने के लिए किसी ने भी जहमत नहीं उठाई। और वहीं हमारे संवाददाता वैभव श्री पांडे भी बीजेपी जुड़ गए हैं। और पहले कोशिश मैंने ये कर रही थी कि बीजेपी के भी यहाँ पे कैंडिडेट्स या कोई भी जुड़ जाते तो हम उनसे भी सवाल करते। हालांकि अब सीधा सवाल मेरा वाल्यानी जी आपसे है कि आपको नहीं लगता कि जिस तरह से चौकीदार चोर है को लेके आप लोगों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करना शुरू किया, तो उन्होंने मतलब चौकीदार, मैं भी चौकीदार हूं, अपने नाम के आगे ट्विटर हैंडल फेसबुक पेज के आगे लगा लिया जो, और फिर उसके बाद जिस तरह से सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कटाक्ष किया तो आप लोगों ने छोटा आदमी अपने ट्विटर हैंडल और तमाम चीजों के आगे लगा लिया। आपको नहीं लगता कि जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो भटक रहे हैं और हम इन्हीं चौकीदार और छोटा आदमी पे उलझे हुए हैं? देखिए, चौकीदार और छोटे आदमी की तुलना करना मैं सोचता हूं कि न्याय संगत नहीं होगा। चौकीदार शब्द नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए इजाद किया कि वे राफेल सौदे के मामले में न पार्लियामेंट के अंदर बोलने को तैयार थे, न प्रेस के सामने आने को तैयार थे, न जेपीसी की जांच के लिए तैयार थे। और 5 साल का जो नरेंद्र मोदी जी का रिकॉर्ड है उसको प्रेस करने को तैयार नहीं है। 2014 में वे अच्छे दिनों का सपना दिखाकर सत्ता में आए थे और सब में उन्होंने वादा किया था कि विदेशों से वो काला धन लाएंगे और हिंदुस्तान के हर नागरिक के बैंक खाते में 15-15 लाख डालेंगे। उन्होंने देश के नौजवानों को आश्वस्त किया था कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलवाएंगे। उन्होंने किसानों से वादा किया था कि उन्हें 1.5 गुना आमदनी देंगे और यह भी कहा था कि भाइयों और बहनों, 5 साल बाद आप मुझसे मेरा रिकॉर्ड पूछ लेना और यदि मैं आपकी आशाओं के अनुकूल उस रिकॉर्ड में सफल नहीं हुआ तो किसी चौराहे में फांसी पे लटका देना। तो वो 5 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड इसलिए पेश नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने। अब जनता के पास एक ही हथियार है, वोट का हथियार, उनके खिलाफ जा रहा है।
तो मुद्दों से भटकाने के लिए उन्होंने चौकीदार शब्द का इजाद किया। ठीक है, तो वाल्यानी जी मेरा सवाल भी तो आपसे यही है, वाल्यानी जी मेरा सवाल भी आपसे यही है, क्या ये मूल मुद्दों से इतर हटकर भावनात्मक मुद्दे, जो भावनात्मक मुद्दे हैं, उनसे भागने की कोशिश नहीं है? अगर रमन सिंह को घेरना ही है तो उनके 15 साल के कार्यकाल को घेरिए, उनकी नाकामियों को मुद्दा बनाइए। ये पकड़ के बैठ गए कि छोटा आदमी बड़ा आदमी, भाई ये कौन सी बात हुई? फिर आप भी तो वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं आपको बताऊं भूपेश बल, नहीं, हम लोग मोदी सरकार के 5 साल और हमने अभी जो 60 दिनों में काम किया है, 100 दिनों में काम किया है, उसका तुलनात्मक बता रहे हैं। ये तो बीच में एक रमन सिंह का एपिसोड आ गया, इसलिए हमने छोटा आदमी का किया, लेकिन सारे भाषणों में कांग्रेस पार्टी के मोदी सरकार के कामकाज और भूपेश सरकार के कामकाज का तुलनात्मक अध्ययन हम पेश कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने ही भटकाने के लिए अब राष्ट्रवाद वाला नया नारा ले आए हैं, और दुर्भाग्य है कि राष्ट्रवाद की बात वो करते हैं, पाकिस्तान से कांग्रेस को वो लोग जोड़ते हैं जिन्होंने आजादी आंदोलन में कुछ नहीं किया। अरे पाकिस्तान को 2 टुकड़े तो कांग्रेस पार्टी ने किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाने का काम किया। ऐसी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी के ऊपर वो आरोप लगाते हैं जिनका योगदान नहीं आजादी आंदोलन में, जो मोदी जी के कार्यकाल में कितनी बार सीमा का उल्लंघन हुआ है। तो मुद्दों से भटका रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, हम नहीं भटका रहे हैं। ठीक है, मुद्दों से भटका रहे नरेंद्र मोदी जी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से हमें सवाल करना था, कई ऐसे सवाल हैं जो हम चाहते थे कि भाई बताइए कि जिस तरह से जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे क्यों भटका जा रहा है। भाजपा वालों से भी हम सवाल करना चाहते थे, और आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि हमने बिल्कुल भी बकायदा हमने भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन, उनके नेताओं का इंतजार हम अभी भी कर रहे हैं कि आप आइए, स्टूडियो में आइए, आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन वहां से किसी भी नेता ने या स्पोक पर्सन ने आने की जहमत नहीं उठाई। और हम चाह रहे थे कि हम जो सवाल हम उनसे करना चाहते हैं, कई सवाल ऐसे खड़े हो गए हैं कि भाई जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे इतर हटके अब चुनाव की दिशा और दशा दोनों ही बदल रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन भाजपा की तरफ से यहाँ पे कोई भी नहीं आया। आप तस्वीर देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, खाली कुर्सी भारतीय जनता पार्टी की। शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, कोशिश तो मेरी ये थी कि भाई दोनों तरफ से, दोनों साइड से हम पक्ष जान लें, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से तो कोई आया नहीं। आपसे जानना चाहूंगी मैं कि मैं भी चौकीदार और छोटा आदमी, किसका वेटेज ज्यादा देख रहे हैं आप? क्योंकि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो तो साइडलाइन होते जा रहे हैं। बात तो मैं ये बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी को डिबेट में आना चाहिए। चर्चा किसी भी तरह की हो, पक्ष में ही अगर आएंगे तो फिर बात कैसे बनेगी? अगर आपके विपक्ष में भी मुद्दा है तो उस मुद्दे को विपक्ष से पक्ष में लाने के लिए आपको अपने तर्क रखने चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, मैं उसकी आलोचना और ज्यादा नहीं करूंगा। आपने जो शब्द, मैं देख रहा हूँ राजनीति में अब मुद्दे भटक करके जो है शब्दों की राजनीति, शब्दों की बाजीगरी की राजनीति होने लगी है। एक एक शब्द पर राजनीति हो रही है। राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है, तो उन्होंने कहा मैं चौकीदार हूं नहीं, पूरे देश भर में लोग चौकीदार हैं। और उन्होंने खास करके जो टारगेट किया, राजनीति का जो टारगेट था वो ये था कि देश भर में जो गार्ड का काम करते हैं, जो चौकीदारी का काम करते हैं, उनको गाली लगनी चाहिए। उनको लगना चाहिए कि ये राहुल गांधी हमको चोर बोल रहे हैं, तो उतने वोट कटेंगे, सोच ये थी। लेकिन वो चौकीदार जैसे लिखा इन्होंने काट करके जो अपना जो है, आप चौकीदार चोर है तो वो उनको काट समझी कि मैं, हमको जो चोर कहा जा रहा है उसकी ये काट हो गई। अब सवाल आता है, आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ छोटा आदमी का झगड़ा, रमन सिंह ने कह दिया कि छोटा आदमी, तो उन्होंने कहा कि छोटा मन से काम नहीं किया जाना चाहिए, छोटी बातें नहीं की जानी चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, उसका अर्थ भी वही निकलता है कि भाई छोटा आदमी छोटा ही बात करेगा। तो भूपेश बघेल ने भी उसी तरह शाब्दिक शब्द को पकड़ करके जो है उसका खेल खेला राजनीति का। शब्दों की बाजीगरी इनको भी आती है, इन्होंने भी खेल खेला कि ठीक है मैं छोटा आदमी सही, तुम मुझे छोटा आदमी कहते हो, मैं छोटा आदमी सही। तो छोटा आदमी तो हर आदमी होता है, आम आदमी छोटा आदमी होता है। तो वो अपना कम से कम उसको वोटों को भुनाने के हिसाब से वो बिल्कुल फिट बैठ रहा था। ये दोनों बातें जो सामने आ गई, तो इस वजह से जो है चौकीदार बोलते ही साथ जो है जिसका चेहरा सामने आता है उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और जैसे ही आज छोटा आदमी
आप कहेंगे तो पूरे प्रदेश में भूपेश बघेल का चेहरा आता है। अब इसीलिए जो है मुझे लगता है कि अब टक्कर जो है मोदी के चेहरे और भूपेश के चेहरे में हो गई। और दूसरा दृष्टिकोण देखिए कि प्रदेश में जो है अभी तक के 3 चुनावों में स्थानीय यहाँ पर जो सरकार रहती है उसी सरकार की बातों को लेकर के जो जीत हार लोकसभा में भी होता आया है। पहले चुनाव में यूपीए की सरकार थी केंद्र में, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के 10 आदमी 10 सांसद बने। दूसरे टर्म में भी यूपीए की सरकार थी केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसद बने। तीसरे टर्म में मोदी जी आ गए, फिर भी यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इसलिए 10 सीटें फिर आई, मतलब तीनों बार 10 सीटें आई। मतलब साफ है कि स्थानीय सरकार जो होती है उसके कामकाज पर ही लोकसभा के वोट यहाँ पड़ने की प्रथा बन गई है। इसलिए जो है लोगों के मन में बात है कि भूपेश बघेल ने 90 दिन में जो काम किए, 100 दिन में जो काम किए, वो क्या किए, तो उस आधार पर लोग जो है भूपेश की तरफ देख रहे हैं, भूपेश का चेहरा देख रहे हैं। और राष्ट्रवाद, अब खुद आप ही तो लाए हैं राष्ट्रवाद, जब राष्ट्रवाद की बात लाएंगे तो डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा तो पीछे हो ही जाएगा ना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आएगा। तो इसलिए जो है प्रदेश में अब ऐसी स्थिति बन गई है नारों के चक्कर में, शब्दों के चक्कर में, कि मोदी बनाम भूपेश, ये 2 टक्कर हो गई है। तो ये कोई अस्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक है, आप ही लोग कर रहे हैं। आप चौकीदार बनना चाहते थे, मीडिया ने आपको चौकीदार बना दिया। उन्होंने कहा चौकीदार चोर है तो उन्होंने चौकीदार चोर बना दिया। मीडिया की कहीं कोई गलती नहीं है। और आप जो है आप कहते हैं छोटा आदमी तो वो छोटा आदमी बना दिया, और आपने कह दिया मैं छोटा आदमी तो आपको छोटा आदमी बना दिया। तो ये मीडिया की कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चर्चा से भागी है, अलग हुई है। बिल्कुल, इसलिए हम बार-बार शर्मा जी, इसलिए हम बार-बार अपने दर्शकों को वो खाली कुर्सी भी बता रहे हैं। हम चाह रहे थे कि इस पैनल में भारतीय जनता पार्टी से स्पोक पर्सन उनके नेता आए, लेकिन किसी ने भी आने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए हम बार-बार उस कुर्सी को भी दिखा रहे हैं कि भाई आप आते हैं, आप अपना भी पक्ष रखते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव श्री पांडे भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। वैभव, जानना चाहूंगी कि क्या बीजेपी का ये बयान उस पर ही उल्टा साबित नहीं पड़ गया है, जिस तरह से उन्होंने छोटा आदमी कहा था, और अगर जिस पूरी जो कवायद शुरू की गई थी, अब यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को भी यू टर्न लेना पड़ा इस पूरे बयान को लेकर। बिल्कुल रस्क, इस वक्त बीजेपी मुसीबत में तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही वजह है कि रमन सिंह को भी सफाई पेश करनी पड़ी और उनको ये कहना पड़ा कि मैंने जो है छोटा आदमी नहीं कहा है, बल्कि छोटे मन से काम करने वाली बात को लेकर के अपनी टिप्पणी की थी, और उसमें उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता का उदाहरण भी दिया। लेकिन सवाल ये है, जब आप सारी चीजें कह रहे हैं, आप सफाई भी दे रहे हैं, तो फिर डिबेट में क्यों नहीं आ रहे हैं, आप चर्चा में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे? बीजेपी की तरफ से अब ये बातें कही जा रही है कि मीडिया एजेंडा सेट कर रही है, मीडिया जो है अपने हिसाब से चीजों को क्रिएट कर रही है। ये दुर्भाग्यजनक है कि जब आप सत्ता से बेदखल हुए और आपकी स्थिति छत्तीसगढ़ के भीतर में ऐसी हो गई है कि आप किसी को ठीक से चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचे, 15 सीटों में आकर सिमट गए, 15 साल का आपका अहंकार जो आपको इस स्थिति में ले आया, उसके बावजूद भी आप इस स्थिति में है कि आपको लग रहा है कि मीडिया एजेंडा सेट कर रही है। ये एक तरीके से हंसी आती है बीजेपी वालों के इस तरह से बयान जब सामने आते हैं। आप लगातार देश के भीतर में चौकीदार को एक मुद्दा बनाकर चल रहे हैं, और जब आपने ये टिप्पणी कर दिया कि छोटा आदमी, और उस छोटे आदमी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी चुनावी सभाओं में भुनाना शुरू कर दिया, एक तरह से कांग्रेस उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार बार सभा में जाके यही कह रहे हैं कि देखिए भाई, मैं छोटा आदमी हूँ, किसान पुत्र हूँ, माटी पुत्र हूँ, और बीजेपी वाले बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी का अहंकार टूटा है, वो रमन सिंह पर इस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। तो इसमें मीडिया की कहाँ क्या भूमिका रह जाती है, मीडिया की इसमें क्या गलती है? बीजेपी का इस तरीके से चर्चा से भागना, चर्चा में हिस्सा नहीं लेना, डिबेट को छोड़कर जाना और उल्टे मीडिया पे आरोप लगाना, कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप इस स्थिति में नहीं है कि आप अपने मुद्दों को यहाँ पे रख सके, भुना सके, उस पर बातचीत कर सके, आप के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब दे सके। बिल्कुल बात अगर आपने हिम्मत है तो आप चर्चा में आते हैं, आपने अगर कोई
हाँ, क्योंकि हम वो यहाँ पे वो सिर्फ चर्चा से ही नहीं भाग रहे हैं, हम यहाँ पे रेगुलर स्टूडियो से भी हम फोन पे कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर आप लोगों ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया तो उस पर अडिग क्यों नहीं रहे। तो यहाँ से भी स्टूडियो से भी कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता फोन उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। वाल्यानी जी, क्या रमन के बयान के जरिए सहानुभूति हासिल करने की कोशिश नहीं की जा रही है? भूपेश बघेल की तो पूरी कोशिश यही बता रही है कि वो ओबीसी से हैं और किसान के बेटे हैं, इसलिए अब उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मतलब एक मौका तो आप लोगों को मिल गया है कि भाई अब सहानुभूति तो जताने की कोशिश की जा रही है, सहानुभूति वोट भी लेने की कोशिश है अब। दरअसल हो क्या रहा है कि रमन सिंह जी राजशाही परिवार से आते हैं, तो अभी भी उनके दिमाग से सामंती मानसिकता खत्म नहीं हुई है और उनके मन में भूपेश बघेल जी के प्रति बड़ी वितृष्णा है। उसका एक प्रमुख कारण ये है कि एक तो वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने जिस दिन से भूपेश बघेल और उसके परिवार को प्रताड़ित करने का काम किया है, उन्हें कल्पना नहीं थी कि कल के दिन सत्ता उनके हाथ से चली जाएगी। दूसरा, भूपेश बघेल जी ने नान घोटाले में जो आरोप पत्र है, नान घोटाले की जांच रमन सिंह जी ने की थी, लेकिन उसमें वो पन्ने हटा दिए गए थे जिसमें उनके परिवार या नजदीकी लोग शामिल थे। भूपेश बघेल जी ने आते ही नान घोटाले की जांच को विस्तारित कर दिया है, जिसमें भूपेश बघेल के परिवार के भी ऊपर छींटे पड़ रहे हैं। दूसरा, डीकेएस अस्पताल में रमन सिंह जी के जो दामाद है पुनीत गुप्ता जी, उन्होंने बड़े घोटाले किए हैं 50 करोड़ से ऊपर, उनके ऊपर भी कानूनी शिकंजा कस रहा है। तो ये सब घोटालों के चलते हालांकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है, भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि ये सब बदले की राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ने भी कई जमीन घोटाले किए हैं जिसके चलते आप लोग ये तमाम राजनीति कर रहे हैं। इस तरह के आरोप वो भी लगा रहे हैं। नहीं, आरोप की बात नहीं है ना, हम आरोप थोड़ी लगा रहे हैं। उन्होंने जो जांच की थी रमन सिंह जी ने, उसी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। नई जांच तो हम कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है। मतलब वो चोरी करें तो हमको क्या चोर को साहूकार बोले? चोर को क्या बोले हम? जो अपराध करेगा, यदि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है तो कानून से क्यों भागते फिर रहे हैं, क्यों फरारी में चल रहे हैं? ठीक। यदि आप सही हैं तो आइए अपना पक्ष रखिए। भूपेश बघेल जी ने अपना पक्ष रखा, उनको जमीन के मामले में आरोप लगाए तो वो तो अपने परिवार को लेके आ गए ईओडब्ल्यू कार्यालय में, चलिए गिरफ्तार करिए। सरकार की हिम्मत ही नहीं हुई उनके ऊपर हाथ डालने की, क्योंकि सरकार केवल प्रताड़ित कर रही थी। तो ये रमन सिंह जी की मानसिकता के चलते ही ये सब हुआ है। और कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल जी को ने काम करके दिखाया है। उन्होंने कर्जा माफ किया किसानों का, 2500 रुपये में धान खरीदी की। इस महीने जो बिजली के बिल आए हैं वो हाफ है। हम बेरोजगार नौजवानों के लिए काम करने जा रहे हैं, तो हम अपने काम पर और मोदी सरकार की विफलता के आधार पर वोट मांग रहे हैं। ठीक है, ठीक। शर्मा जी, जिस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, मोदी अपने आप को चौकीदार कह सकते हैं, भूपेश बघेल ने छोटा आदमी कह दिया है, तो आखिर क्यों नहीं कह सकते वो भी छोटा आदमी, और आप इसको क्यों नहीं भुना सकते? और बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो एलिगेशन मीडिया पे लग रहा है कि भाई मीडिया एक प्रोपोगेंडा बना रहा है, उसने एक एजेंडा सेट कर लिया है, तो क्या सत्ता में रहेंगे तब आपका जो परसेप्शन है मीडिया को लेके वो दूसरा रहेगा, और जब आप विपक्ष में आ जाएंगे तो आपका परसेप्शन सडन चेंज हो जाएगा। इस मेंटालिटी को आखिर कैसे बदला जाएगा? क्योंकि जो आम दर्शक है, आम जनता है, वो इन तमाम चीजों को नहीं समझती है। फिर देखिए, मीडिया को तो ये एजेंडा तय करके खुद उनके हाथों में दे रहे हैं। ये तो आप ही देख रही है ना कि भाई आप राफेल का आरोप लगा, चौकीदार बन गए। चौकीदार चोर है कहा तो आपने कहा कि मैं चौकीदार मैं हूँ। ये जो है आप ही तो एजेंडा तय कर रहे हैं, आप ही तो दे रहे हैं। आप घोषणा पत्र, संकल्प पत्र के नाम से देते हैं, उसमें जितनी भी बिंदु रहते हैं, एक दिन आप बात उसकी कर लिए, राजनाथ सिंह जी ने कर ली, जेटली जी ने कर ली, आपने खुद कर ली, अमित शाह ने कर ली। स्टेज पे प्रश्न लिया नहीं, पत्रकारों से एक भी प्रश्न नहीं लिया। और उसके बाद आप जो है सामने जाकर के कहीं भी जहां भी भाषण देख लीजिए आप नरेंद्र मोदी जी का, मैं रोज सुन रहा हूँ, वहां पर राष्ट्रवाद, हिंदूवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, और तीसरी बार अगर करोगे तो
ये देख लेंगे जैसे शब्द पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान, और दुश्मन, दुश्मन और दुश्मन। राष्ट्रवाद के बात की सिवाय जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र के किसी मुद्दे को छेड़ते नहीं है। तो दिक्कत वहाँ है कि आप खुद ही जो एजेंडा बना के दे रहे हैं, तो क्या मीडिया चुपचाप मौन खड़ी रहे? आप जो भी बोल रहे हैं उसको न बताए, आप जो कहना चाहते हैं न कहे, आप जो बनना चाहते हैं न बनाए। तो ये कहाँ, मीडिया का तो काम ही है, आप जो बनना चाहोगे आपको बनाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? अब आप देखिए कि जहाँ तक मेरा सवाल ये आता है कि आप जो है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब बातों को तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप राष्ट्रवाद बोल रहे थे, ठीक है, आपका केंद्र बिंदु क्या है इस वक्त? आप देख रहे हैं आपके बाकी एजेंडे फेल हो रहे हैं, आपके संकल्प पत्र की बातें ज्यादा जादू नहीं कर रही हैं, तो आपने पकड़ लिया राष्ट्रवाद, हिंदुवाद को। 8 करोड़ जो नए युवा मतदाता जुड़े हैं और जो युवा मतदाता हैं जो कुछ नई क्रांति चाहते हैं, उन पर आप केंद्रित हो गए। चाहे राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो वो लोग हमसे आकर्षित होंगे। तो ये आपकी मर्जी है साहब, हम तो आप जो कह रहे हैं उसको दिखा रहे हैं, हमारे तरफ से कोई गलती नहीं है। वो पकड़ के चल रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार में राफेल, तो वो अपनी बात कह रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ मीडिया की आलोचना का कहाँ प्रश्न पैदा हो गया? मीडिया का तो काम ही है कि आप जो भी चीज बना करके दे रहे हैं, हम बना के उसको परस रहे हैं। ठीक, बिल्कुल, वाकई में तरह से हमारा क्या है इसमें? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शर्मा जी। और एक बार हम अपने दर्शकों को वो खाली कुर्सी एक बार फिर से दिखाते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी स्पोक पर्सन यहाँ पे आने की उसने जहमत नहीं उठाई, चर्चा में शामिल होने की जहमत नहीं उठाई। यहाँ से हम फोन भी कर रहे हैं लेकिन कोई फोन भी पिक नहीं कर रहा है। वाल्यानी जी, पहले रमन का चश्मा और अब मोदी जी को आईना, कहाँ से ये जोक ढूंढकर आखिर आप लोग लाते कहाँ से हैं आप लोग? जहाँ ये जोक चलेंगे, जोक पॉलिटिक्स ही नहीं होगी फिर? देखिए, असल में क्या है, हम लोगों ने ये सब इसलिए दिखाने का काम कर रहे हैं आईने का कि आपने अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे, तो अच्छे दिन हैं क्या, इसलिए हम आईना दिखा रहे हैं। हम चाह रहे नरेंद्र मोदी जी बाकी बातों पर न जाकर अपने एजेंडे पर आए। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि हमने ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार देखा है देश में, जिसे 5 साल में एक भी बार पत्रकार वार्ता नहीं की, जिसे 5 साल में पार्लियामेंट के अंदर जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। वे राहुल गांधी जी के डिबेट के चैलेंज को स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो ये सब हम जनता को बताना चाहते हैं कि क्या ऐसे झूठे प्रधानमंत्री को आप फिर से वोट देंगे? ठीक, इसलिए आप लोग मोदी जी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगी वैभव आपसे। निश्चित रूप से वैभव, कंक्लूडिंग रिमार्क। जो कुछ भी कहे, लेकिन छत्तीसगढ़ के भीतर में एक चीज साफ है। देखिए, मैं यही चीज कह रहा हूँ कि बीजेपी भले ही चर्चा से भागे, सवालों का जवाब न दे, लेकिन एक चीज साफ है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव चौकीदार बनाम छोटा आदमी हो चला है। यहाँ पे 2 ही चेहरे हैं बीजेपी और कांग्रेस के लिए। बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी है जिसके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। यहाँ पे कहीं भी जो है चुनाव प्रचार में प्रत्याशी को लेकर बात नहीं की जाती, वहाँ पे सिर्फ यही कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए आपको जिताना है। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए सिर्फ भूपेश बघेल ही एक तरीके से यहाँ पे चेहरा हो चले हैं, और छत्तीसगढ़ में यही वजह है कि हर जगह उनको भुनाया जा रहा है। और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अब खुद को छोटा आदमी बता के एक तरीके से पूरे माहौल को छत्तीसगढ़ में चौकीदार बनाम छोटा आदमी का बना चले हैं। तो इस वक्त कांग्रेस के लिए एक तरीके से छोटा आदमी जो शब्द है वो हथियार की तरह काम करने लग गया है, और बीजेपी इससे परेशानी में है, मुसीबत में है, और यही वजह है कि इस बयान से अब बीजेपी कन्नी काटने लगी है। बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी के लिए। शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वाल्यानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चलिए एक बार फिर से उस कुर्सी को देख लीजिए जहां पे हम भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन का इंतजार कर रहे थे कि आप आइए, चर्चा में शामिल होइए, और उसके साथ आप अपना भी पक्ष रखिए कि जिस तरह से चौकीदार बनाम ये छोटा आदमी की जो जंग चल रही है उसमें आपका क्या कहना है। और जब आपने छोटा आदमी कह ही दिया है तो उसे यू टर्न लेने की आखिर क्या नौबत आन पड़ी। तो चुनाव में छत्तीसगढ़ में मुकाबला चौकीदार बनाम छोटा आदमी के बीच हो चला है, और भाजपा के लिए जहां चेहरा चौकीदार नरेंद्र मोदी का है, तो अब कांग्रेस के लिए
अब ये मुद्दा छोटा आदमी का हो गया है और चारा सीएम भूपेश बघेल है। तस्वीर देखिए, चर्चा में हमने बुलाया भी था भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन को, यहाँ से रेगुलर हम फोन भी लगा रहे थे, लेकिन जहमत किसी ने नहीं उठाई कि भाई क्यों यू टर्न लिया, और अगर यू टर्न ले लिया तो भाई आके आप अपना पक्ष तो रखिए। तो ये चेहरा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का भी सामने आया है। बहरहाल चर्चा में इतना ही, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।